पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से कहना है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे नहीं रहे, ये एक तरफा है सारी चीजें। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक आदत बन चुकी है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं या देश की संवैधानिक प्रक्रियाओं को कटघरे में खड़ा कर देना। आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता से समर्थन मांगते हैं, जनता अगर आपको नहीं चुनती है तो आँच ना आए आंगन टेढ़ा, ये वाली पॉलिसी को नहीं अपनाना चाहिए। कभी जनता को दोष देंगे, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड को। किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? कभी तो कांग्रेस पार्टी को तथ्यों पे भी बात करनी चाहिए, या केवल प्रोपागेंडा, प्रपंच और इसी की बात करी जाएगी? कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में जीत जाती है वहां लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से आता है? आप जब कर्नाटक में जीते थे या हिमाचल में जीते थे या मध्य प्रदेश में बीच में जीते थे या राजस्थान में जीते थे, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से आता है? पर क्या अगर केवल इस देश के अंदर जो हमारे संविधान का मैंडेट है कि कोई भी व्यक्ति जिसको वोट करने का अधिकार नहीं है उसको वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड को बदल देता है, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सी है? मेरा प्रश्न ये है। क्या आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड इनएलिजिबल वोटर्स के साथ चुनाव करवाना है? क्या आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड घुसपैठियों के साथ चुनाव करवाना है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये देश की संविधान के खिलाफ है। देश का चुनाव आयोग, देश के चुनाव इलेक्शन कमीशन, ये सभी पार्टियों के साथ चर्चा करके एक अच्छे स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चयन करते हैं। कांग्रेस पार्टी को गिरबान में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के विश्वास जुटाना चाहिए और इन बातों पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। स्वयं पुरोहित जी, 2 चरणों में मतदान होना है, आप संतुष्ट हैं इससे, या आपको लग रहा है कि चरण और बढ़ाने चाहिए थे, 6, 7 या 8? नहीं, अगर आप आसाम में अगर एक चरण में करा सकते हैं तो बंगाल में भी एक चरण में करा सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, ताकि बाहरी जो उपद्रवीय लोगों को लाया जाता है पास के राज्यों से वो न हो, उसके बारे में इलेक्शन कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो 60 लाख लोग अभी भी एसआईआर के नाम पर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जिनके वोटर राइट्स अधर में लटके हुए हैं, क्या वह लोग वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये पता चलेगा 23 अप्रैल को, जिस दिन वोट है उसके 2 दिन 1 दिन पहले। तब तक क्लियर नहीं है। ये बात उन्होंने आज भी क्लियर नहीं की। अभी तक कितनी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लोगों को उन्होंने क्लियर किया है? देखिए, मतुआ समाज के लोग हैं, बहुत भारी मात्रा में है, हिंदू है, राजवंशी लोग हैं, उन लोगों के वोटर अधिकारों का नाम काटा गया है और उनको भारतीय नागरिकता के नाम पर, सीए एनआरसी के नाम पर एक छलावा किया गया है उनके साथ में। तो ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और रही बात हिंसात्मक चुनाव की, तो हिंसा कौन करता है ये कल पश्चिम बंगाल की धरती पर देखा गया है। बड़ा बाजार का गिरीश पार्क इलाका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने वाले लोग, हमारी महिला मंत्री शशि पांजा, डॉक्टर शशि पांजा, जो अजीत पांजा की पुत्र वधू भी है, जिनका एक आजादी में योगदान रहा है। 250 सीआर रेवेन्यू अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। वहां पर अगर आक्रमण किया जाता है, भाजपा ही आता था ये जरा, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है इलेक्शन। पुरोहित जी, अगर ये वाकई आप लोगों की दोनों पार्टियों के बीच जो करवा रहे हैं, पुरोहित जी, जो तस्वीरें दिखी थी आप दोनों की पार्टियों के, बीजेपी और आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता आपस में झगड़ा कर रहे थे, वो दिख रहा था, सबने देखा। लेकिन जब आप हिंसा शब्द का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे मुर्शिदाबाद की याद आ रही है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, क्या उसका इल्म है आपको? क्या याद है आपको? वो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो हिंसा नहीं है, वो एक राजनीतिक झड़प है। मैं जवाब दे दूं? मैं आपसे सिर्फ इससे थोड़ा क्लैरिटी कर दूं और दर्शकों के लिए भी कर दूं कि आप हिंसा और झड़प में बात की है। नहीं, आप थोड़ा सा, पुरोहित साहब, मैं आपको दूंगा मौका, लेकिन मैं सिर्फ दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिस हिंसा का जिक्र किया वो 2 राजनीतिक पार्टियों की हिंसक झड़प थी, हिंसा नहीं थी। कंट्रोल बांग्लादेश से जमात लोग आकर के, अगर भारत की धरती पर हिंसा फैला के जा रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर में बीएसएफ की और गृह मंत्रालय की? तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है वहां पे? ये सारा फिर पुलिस क्या कर रही है वहां पे? अगर बाहर से आकर के मुर्शिदाबाद में लोग आकर के हिंसा करके चले जाते हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं आप लोग वहां पे? बहुत सही सवाल किया आपने। बीएसएफ ने 50 किलोमीटर का जो एरिया है, जब से गृह मंत्री बने हैं हमारे अमित शाह जी, तब से वो 50 पुरोहित साहब, ऐसी बातें कीजिए जिसमें थोड़ा तर्क हो। सुनिए पुरोहित साहब, देखिए ऐसा है, आप बीएसएफ, आप ये कह रहे हैं कि बीएसएफ घुसपैठ करा देती है और उसके बाद आपकी पुलिस सोती रहती है। आप ये कह रहे हैं कि बीएसएफ घुसपैठ करा देती है और उसके बाद आपकी पुलिस सोती रहती है। पुलिस के पास में आंखें ही नहीं है,
पुलिस का कोई तंत्र ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए ना, वो घुसपैठ हिंसा, मुर्शिदाबाद की बात की है, मैं कल की बात कर रहा हूं, आप मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं। अगर उस दंगे की जो रिपोर्ट आई है, बीएसएफ के अधिकारियों ने यह बात कही है, यह स्वयं प्रकाश पुरोहित या तृणमूल कांग्रेस का कोई कर्मी नहीं बोल रहा है, यह बीएसएफ की रिपोर्ट में है कि वहां से लोग घुसे हैं। बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं के साथ में जो अपराध हुआ, वही लोग घुस करके कुछ लोग उन्होंने भड़का के मुर्शिदाबाद में हिंसा कराई है। अगर उस हिंसा का जवाब देने के लिए अगर आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन, तो आप 50 किलोमीटर का रेडियस को कम करके वापस 10 किलोमीटर का रेडियस करिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 10 किलोमीटर की जो रेडियस है वो बीएसएफ के कंट्रोल में रहेगी, बाकी पुलिस के अंडर में रहेगी। मगर पुलिस का काम रह गया है सिर्फ पहरेदारी करना। जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय की है और जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आप क्या बात है, आपको पूरा देश सुन रहा है। पुरोहित जी ऐसी बातें कीजिए जो देखिए पूरा देश सुन रहा है आपको। आप क्या बात कर रहे हैं? पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके शहर के अंदर हिंसा हो रही है, उसमें बीएसएफ आएगी क्या उसको कंट्रोल करने के लिए? उसको तो पुलिस ही कंट्रोल करेगी ना। नहीं बीएसएफ कंट्रोल फिर बीएसएफ नहीं पुलिस। अगर मैं कह रहा हूं घुसपैठिए आ गए थे, उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी पुलिस की थी ना। आपकी पुलिस के सामने लोग हिंसा कर रहे थे, तस्वीरें दिखी हैं सामने। में जब दंगे हुए 3 दिन तक गुजरात जलता रहा। अरे आप गुजरात पहुंच गए, कोई मंत्रालय वहां देश के प्रधानमंत्री और देखिए ऐसा है कि अपनी कमी, मैं देखिए अभी तो मैं आपसे अभी की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं आपसे अभी की बात कर रहा हूं। देश में आजादी के वक्त से दंगे हो रहे हैं। आप गुजरात तक जा रहे हैं, मैं आपको 1947 तक ले जाऊंगा। फिर मैं 1947 तक ले जाऊंगा। देश में दंगों का इतिहास बहुत बड़ा रहा है और मेरे पास पूरा रखा हुआ है। पुरोहित साहब देखिए, ऐसा अगर ऐसे गिनाएंगे दंगे तो फिर तो बहुत दंगों की लिस्ट लंबी चली जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मैं सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूं कि आप जब हिंसा का जिक्र करते हैं तो मुर्शिदाबाद क्यों भूल जाते हैं? और बहुत ईमानदारी से रहना चाहिए ना। अगर आप वहां पर नहीं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पाए तो कह देना चाहिए। हु इज डिफेंडिंग मुर्शिदाबाद? आप मुझे बताइए, जो आरोपी लोग थे उनको क्या गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने? आप पुलिस पर अगर एक बार तुरंत कोई बहाव आता है, कोई अटैक होता है, पुलिस अपना काम नहीं करती है। कल भी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अपना काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है। मगर इलेक्शन कमीशन जो संविधान की किताब लेके बहुत बड़ी बड़ी अनुसंधान 326 की बात करते हैं, मगर वो ये नहीं देखते हैं कि किसी की निष्पक्षता से चुनाव कराना, जाति और धर्म के नाम पर विभाजन करके उनके वोट काटना। 33 लाख पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोट काटे गए हैं, उनके बारे में उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि महिलाएं ममता बनर्जी। मैं बस एक सवाल पूछूंगा पुरोहित जी, एक लास्ट सवाल है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे गेस्ट हैं।